लेकिन पहले अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो दिक्कतें होती है। आप जानते हैं मैंने आपको कितना कांटेक्ट किया था कि मेरे को घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मुखर्जी नगर में ऑफलाइन जो कोचिंग है वो खुल गए हैं, कुछ खुल गए हैं और माहौल के ऊपर होता है। अगर आप अच्छे से घर पे पढ़वा रहे हैं तो ऑनलाइन आपके लिए ज़्यादा सही है। इस कोरोना काल में देखें तो ऑफलाइन ठीक है। चीज़ों को सीखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि नई नई चीज़ तो आप बिना तैयारी करे भी फिर सीख सकते हो। जो IAS क्वालिफाई UPSC क्वालिफाई करते हैं उसमें कुछ ही मतलब ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई करते हैं। उस जो DM की शक्ति है उसको अंदर से कहीं ना कहीं जुनून पैदा करता है। तो हम लोग भाई लोग सब लोग कर रहे हैं एक टैक्स पेयर के रूप में। मतलब किसी के झांसे में ना पड़े आके, क्योंकि कई बार होता है कोचिंग वाले फंसा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिनों से मैं आगरा में था और आप लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि शिवम भाई आपने मुखर्जी नगर का बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया है, वहाँ के बारे में बताइए। क्या अभी वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग खोल गए हैं? क्योंकि हम भी वहाँ पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे जो UPSC के एस्पिरेंट हैं मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार में दृष्टि के सामने यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे क्या अभी यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग खोल गए हैं। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका रहता है क्या ऑफलाइन पढ़ना सही है या फिर ऑनलाइन पढ़ना सही है आज के टाइम में, वो भी इनसे ही जानेंगे। और काफ़ी मज़ा आने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? विनय साहनी। आप कहाँ से हो? मैं UP गोरखपुर से हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, क्या अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑफलाइन जो कोचिंग है वो खुल गए हैं? कुछ खुल गए हैं और कुछ नहीं खुले हैं। जैसे कि जहाँ तक सुनने में आ रहा है संस्कृत IAS खोल दिया जाए, कि आप देख भी चुके हैं कि 25 तारीख से खुलने था। तो इतना कंफर्म नहीं है क्योंकि कोरोना के भी कुछ रूल्स भी हैं जो शायद अभी फॉलो नहीं, अगर फॉलो होता है तो दृष्टि भी खोलने की चांस रहेगी। तो अभी तो ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि खुला है कि नहीं, लेकिन शायद मेरे हिसाब से कुछ खुल गया। आपका क्या नाम है? मेरा अमन कुमार है। अमन भाई से हम पहले भी मिल चुके हैं। अमन भाई, क्या वाकई में अभी यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग खुल गए हैं सभी? अभी सारे ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुले हैं, कुछ ही खुल गए हैं। संस्कृति है बस, एक दो ही खुले हैं, काफ़ी सारे नहीं खुले हैं। आपका क्या नाम है? गौरव प्रताप सिंह। आप कहाँ से हो? हम कानपुर से। ये बताइए कानपुर से आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या ऑफलाइन पढ़ना सही है या फिर ऑनलाइन? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ज़रूरत बदलती रहती है। तो मेरा मानना पहले तो यही था कि ऑफलाइन सही रहती है क्लास, क्योंकि ऑफलाइन में आप टीचर के सामने होते हैं और क्लास का माहौल एक अलग से इम्पैक्ट डालता है हर चीज़ में। लेकिन जैसे कि पिछले मतलब माहौल ऐसा रहा है अभी, तो उस हिसाब से ऑनलाइन की हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ऑफलाइन हो नहीं सकती थी। और ऑनलाइन के भी फ़ायदे हैं कि आप उसको घर बैठ के आराम से कर सकते हैं और सारे नोट्स आपको एक जगह पे मिल जाते हैं और कई क्लास को भी आप कई बार रिपीट करके देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे, बाहर जाने का किराया बच जाएगा, रहने का किराया बच जाएगा। हाँ, ये तो मतलब सही है, अगर आपका मतलब माहौल के ऊपर होता है। अगर आप अच्छे से घर पे पढ़वा रहे हैं तो ऑनलाइन आपके लिए ज़्यादा सही है। लेकिन ऐसा होता ना कि क्लास का माहौल, जैसे कि हम लोग पहले स्कूल जाते थे पढ़ने, तो स्कूल में एक अलग ही फीलिंग आती थी, क्योंकि भौतिक रूप से जो पढ़ाई होती है उसका एक अलग ही वैल्यू होता है। अब जो क्लास में सबको देख के पढ़ते हैं और वहाँ पे जो माहौल होता है, इंटरेक्शन होता है। अब ये वन वे होता है, ऑनलाइन जो होता है ये वन वे होता है। इसमें जो आप टीचर पढ़ा रहा है वो आपको पढ़ा रहा है, दे रहा है, लेकिन आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो तो टीचर को भी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन ऑफलाइन में ये वन वे नहीं होता है, उसमें आप जो ग्रहण कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, वो टीचर को भी पता चलता है और अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है कि हमको क्या पढ़ाना है, क्या करना है इसमें। आपका क्या नाम है? अमरेश कुशवाहा। आप कहाँ से और कितने दिनों से यहाँ पे हैं? हम बिहार से हैं, 3 साल से यहाँ पे हैं। ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आज सबसे पूछूंगा, क्या ऑफलाइन पढ़ना सही है UPSC की तैयारी करना या फिर ऑनलाइन? देखिए, क्लास अगर चलता है तो ऑफलाइन ही ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन से ये फ़ायदा होता है कि सर जो पढ़ाते हैं बोर्ड पे आई कांटेक्ट मिलता है और जो भी चीज़ें हमारी होती हैं हम क्लास में पूछ लेते हैं। ये सुविधा मतलब ऑनलाइन में नहीं उपलब्ध होता है। और ऑनलाइन तो आप कहीं रह के पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो क्लास की बात होती है और एक रूम या घर कहीं रह के आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो बेहतर तो पढ़ाई आप ऑफलाइन, अगर इस कोरोना काल में देखें तो ऑफलाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ो उसमें अच्छा है, आप कह रहे हो ऑफलाइन पढ़ो अच्छा है। ये एक समस्या बनी हुई है, इसको सही से नहीं समझ पा रहे हैं। हमने आपसे क्या बोला, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। हमने आपसे पहले भी बताया था कि क्लास में पढ़ना बेहतर होता है, लेकिन इस कोरोना काल में आप घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ़ी तो देना ही पड़ता है ऑनलाइन भी आपको। जिस भी क्लास से आप जुड़े हैं, जैसे कि कई सरकारी या प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास दिल्ली में या बिहार में या देश के तमाम शहरों में चल रहा था, या यूनिवर्सिटी वगैरह सब चल रहे थे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मान लीजिए जब कोरोना है तब तो लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, और जब कोरोना लगभग अब तो ख़त्म हो रहा है, दिल्ली में शायद स्कूल अब खुल रहे हैं ना, बिहार में भी आज से खुल गए,
तो आप ऑफलाइन क्लास करना बेहतर होगा हमारे समझ से। आपका नाम क्या है और आप क्या मानते हैं, क्या ऑफलाइन पढ़ना सही है या फिर ऑनलाइन पढ़ना सही है आज के टाइम में? मेरा नाम अवनीश सिंह है, मैं आजमगढ़ से हूँ। मुझे लगता है कि ऑफ़लाइन सबसे ज़्यादा पढ़ने के हिसाब से सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम टीचर के साथ इंटरेक्शन उनसे अच्छा हो पाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि चीज़ें हमें मटेरियल का जहाँ तक सवाल उठता है कि मैटर का जो मिल नहीं पाता है, बच्चे को जो है अलग अलग जगह जाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई करते हैं वहाँ पे उनको जो है बराबर उनको उस टीचर का जो है सहयोग मिल जाता है, जिसके कारण उनको जो है बता देंगे, अभी आप रुक जाओ, जिससे उनको सारा व्यवस्था मिल जाता है। और अगर आप प्रधानमंत्री हो तो बता दो, अभी बता दो। और दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन का, अगर ऑनलाइन जैसे कई बार होता है क्या कि जो है जो छोटे शहरों में है, अगर उन लोगों को वहाँ पे सारी सुविधाएं ऑनलाइन प्रोवाइड मिल पा रहा है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो लोग सब लोग ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। और रही बात कि अगर छोटे शहर हो या बड़े शहर, अगर सारी व्यवस्थाएं उनको वहाँ पे मुहैया कराई जा रही हैं तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन सबसे बेहतर विकल्प होगा। आप क्या मानते हैं, क्या ऑनलाइन पढ़ना सही है या ऑफलाइन? और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अभय सहगल है। मेरा मानना है कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन के बीच में हमें ना एक अपना एक नज़रिया बनाना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के पहले ना हम लोग ऑफ़लाइन पे ज़्यादा ज़ोर देते थे, ऑनलाइन का उतना ज़माना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय का डिमांड बढ़ता गया, लॉकडाउन लगता गया, तो हमें पढ़ना तो वैसे भी है, एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि ऑफ़लाइन पढ़ा है या ऑनलाइन पढ़ा है, पढ़ना तो वैसे भी है। तो हमारे पास यही ऑनलाइन का विकल्प था, और ऑनलाइन का विकल्प ना हमारे लिए आगे का फ्यूचर के लिए ना हमें बहुत सारा दरवाज़ा खोल देता है। जैसे कि आप लोग कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो या कोई बाहर के कॉलेज में है, तो वहाँ पे ना ऑनलाइन चीज़ें हम लोग, जैसे मैं IIT कानपुर से हूँ, तो वहाँ पे हम लोग का था कोई भी लेक्चर्स मिलते थे तो हम लोग ऑनलाइन उसमें पढ़ते थे। ऑफलाइन बहुत ही रेयर बुक्स होते थे जो हम लोग उठाते थे, अदरवाइज़ हम लोग को ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती थी, असाइनमेंट वगैरह। तो हम लोग को एक वो था, एक वे बन गया था कि हाँ ऑनलाइन के साथ हम लोग मेकअप कर सकते हैं, तो एक ईजी वर्क पे पड़ता है। और एक होता है ना कि आप ऑफलाइन पढ़ते हो ना तो उसमें आप पेपर वर्क ये वो, और ऑनलाइन में ना आप पेपरलेस चीज़ें हो जाती है, जो कि आजकल के आज के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं पेपरलेस चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे इस सब चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है। तो मेरा मानना है कि यार समय के हिसाब से ना बदलते हुए ना ऑनलाइन भी बेस्ट है, ऑफलाइन भी बेस्ट है, बट कहीं कहीं इसमें डिफ़र होता है। स्टूडेंट जैसा जिसके पास सहूलियत हो वो अपना कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन, और नहीं तो ऑफलाइन है। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सभी लोगों से है, जितने भी लोग मौजूद हैं, है मेरा, जैसे उन्होंने बोला कि पेपरलेस प्रधानमंत्री जी, देखिए सारे फार्मूला सभी जगह लागू नहीं होता है। जैसे कैशलेस की बात है, कोरोना वगैरह इसके पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी डिमोनेटाइजेशन किया, तो कैशलेस पे वो अच्छी चीज़ है कि बैंक में आपको जाना, कैश निकालना, ये बहुत बड़ी तूल कलाम है, ठीक है, और हमें समय हर चीज़ की बचत होती है। लेकिन जो पढ़ाई की बात है, खैर उनका अपना पर्सनल व्यू है, मैं सम्मान करता हूँ, सबका अपना अपना अलग होता है। लेकिन जो पढ़ाई का है आई कांटेक्ट होना चाहिए, और पर्सन टू पर्सन जो बात होती है, भाई साहब भी पढ़े होंगे, उसका एक अलग इफेक्ट होता है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन जो पढ़ाई है कुछ परिस्थितियाँ होती है, जबकि आप पूरे मैच्योर्ड हो गए हैं, जब सारी चीज़ें पढ़ लिए, जैसे कि हम लोग हैं क्लास कर लिए हैं तो ऑनलाइन चीज़ें यूट्यूब पे गूगल पे देखते रहते हैं। लेकिन पहले अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो दिक्कतें होती है, और हमको लगता है कैशलेस इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इनकी ये बताइए आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, इनकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। मुझे भी लगता है कि जो परंपरागत तरीके हैं उनकी अभी मतलब उनकी जगह अभी इतनी जल्दी कोई नहीं ले सकता है। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते थे, जो PDF से पढ़ते हैं और जो बुक से पढ़ते हैं तो बहुत अंतर आ जाता है। जो हम लोग बुक से पढ़ते हैं वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो अभी परंपरागत चीज़ें बदल रही हैं, मतलब परिस्थिति के अनुसार हमको हाईटेक होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको आप मतलब उनसे बेहतर विकल्प अभी नहीं कुछ है। यहाँ पे अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपने माता पिता छोड़ के आखिर दिल्ली के मुखर्जी नगर में क्यों आते हैं दूर दूर से इस तरह? यहाँ तो सबके अपने मतलब कि एक ड्रीम लेकर आता है कि मुझे IAS बनना है। तो क्योंकि ऐसी बात है, अगर आप घर पर रहेंगे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें माहौल नहीं मिलता है। जैसे कि आप घर पे अगर गांव से हैं, जैसे मैं एक गांव से हूँ, तो मुझे काफ़ी वहाँ बदलाव, मुझे पता नहीं था कि सिविल सर्विस होता क्या है। यहाँ मतलब आने के बाद पता चला कि यहाँ सिविल सर्विस होता है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ वही जैसे बोलते हैं ना कि अभी आप समुद्र नहीं देखे हैं, जब समुद्र देखते हैं तब आपको पता चलता है। तो ये माहौल मिलता है कि आप यहाँ की पढ़ाई की जो माहौल है वो आपको काफ़ी, और ऐसा नहीं है कि अभी इस क्षेत्र में आते हैं तो आप बिना सक्सेस नहीं जाएंगे।
भले आप IAS ना बने लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अगर मैं IAS नहीं बनूंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैंने देखा भी है कि यहाँ पे कि अगर ये नहीं छोड़ा होता घर तो शायद मैं जो कि मेरे घर पे जो है मैं उन्हीं के साथ रहती होता, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद काफ़ी ऐसे ऐसे बदलाव को देखा, मैंने खुद महसूस किया है। अमन भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन्होंने कहा जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे हमें चीज़ों का पता नहीं चलेगा, सीख नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में ऐसे भी उदाहरण हैं जो कभी दिल्ली नहीं गए, बड़े बड़े शहरों में ही नहीं गए, उन्होंने सेल्फ स्टडी करके ही क्वालिफाई कर लिया। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कुछ अपवाद तो ज़रूर मिलते हैं यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ी जनसंख्या में जो IAS क्वालिफाई UPSC क्वालिफाई करते हैं, उसमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई करते हैं। उसमें से अगर 1000 वैकेंसी अगर आज में 10 हैं तो उनको हम अपवाद ही कहेंगे। ज़्यादातर लोग जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे नेहरू विहार में हो, मुखर्जी नगर में हो, कहीं भी हो, तो वो आगे यहाँ कोचिंग करते ही हैं। हम भी यहाँ पे आए हैं कोचिंग करने, तो ज़्यादातर का जो जितना मेजॉरिटी रहती है वो यहाँ आके गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, या जो किए हुए होते हैं वो किसी से गाइडेंस लेते हैं या किसी को, या फिर उनका सेल्फ अपना रहता है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, जो कोचिंग हमें प्रॉपर प्रोवाइड करा देती है। ये बताइए, क्या अभी यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग सभी खुल गए हैं? क्योंकि बहुत सारे दोस्त आना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आप अभी यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं अगर कोचिंग नहीं खुले हैं तो? देखिए, अभी तो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग खुलने की कई जगह बात हो रही है। जैसे ये संस्कृति IAS हमारी कोचिंग है, तो इन्होंने तो अभी बैच अनाउंस किया है, और जो जिस कोचिंग में मैं हूँ दृष्टि IAS में, तो वो भी अभी खोलने वाले ही हैं। लेकिन पूरी तरीके से जैसे स्कूल खुल गए हैं ऑफलाइन वगैरह, तो उस हिसाब से लग रहा है कि एक आध महीने में ऑफलाइन कोचिंग भी खोल देंगे यहाँ पे। आप क्या मानते हैं, क्या अभी जो हमारे दोस्त आना चाहते हैं गांव से, छोटे छोटे गांव से, कोई बिहार से आना चाहता है, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से, तो क्या अभी अगर वो आते हैं तो उनके लिए सही रहेगा? आपका अनुभव क्या है? देखिए, अगर जो लोग नए हैं जिन्हें क्लास करना है, जब क्लास खुल जाए तब आए। जो लोग पुराने हैं उनको तो सेल्फ स्टडी करना है, क्लास किया हुआ है तो वो लोग आए रहें अपना, जैसे कि हम लोग क्लास किए हैं तो आराम से रह के यहाँ जो भी अपने मटेरियल है पढ़ रहे हैं। क्योंकि घर पे तो पढ़ाई होगा नहीं ठीक से, हो सकता है घर पे, लेकिन बेहतर माहौल तो बेहतर जगह रहने पे ही मिलता है। घर पे क्या क्या दिक्कतें आती है पढ़ाई करने में? जैसे भाई ने कहा घर पे कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्या क्या दिक्कतें आती है घर पे पढ़ाई करने में? घर पे सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे जो बच्चों को जो है मैटर का जो समस्या है, मेन मैटर उपलब्ध नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि घर पे रहकर सारे चीज़ की गतिविधियों को वहाँ पे हम लोग झेल नहीं पाते हैं। छोटे शहर जितने भी हैं या बड़े शहरों में भी कुछ जगह प्राय ये देखने को मिलता है कि सुविधाजनक चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो होता क्या है कि अगर सारी व्यवस्थाएँ मिल पाती हैं तो फिर हम उसका बेहतर से क्रियान्वयन कर पाते हैं। और उसमें ये रहता है, जैसे जब से कोरोना काल चल रहा है तब से जो है सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, सब चीज़ एकदम ब्लॉक है। तो फिर उसमें है कि ऑनलाइन ही कारगर साबित हुआ है। तो हमें क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर को देखने के लिए ऑनलाइन देखना पड़ रहा है, कोई भी किसी भी कोचिंग से ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आ रही है। सबसे आप क्या मानते हैं घर पे क्या क्या दिक्कतें आती है पढ़ाई करने में? अभय भाई, घर पे यार दिक्कत तो आती ही है, जैसे कि बोल रहे थे हमारे सारे भाई, लेकिन यार देखो, जैसे मैं अपनी केस स्टडी लेता हूँ, ठीक है। आप जानते हैं मैंने आपको कितना कांटेक्ट किया था कि मेरे को घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मेरे को बताओ यहाँ का सिचुएशन है, मेरे को आना है। तो होता क्या है ना कि जैसे कि घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली चीज़ें, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, और फाइनेंशियल चीज़ें भी होती हैं। शादी हो रही है, किसी का श्राद्ध हो रहा है, किसी का बर्थडे हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो हमें आना जाना लगा रहता है। हम लोग फैमिली हैं तो एक दूसरे के साथ उनके सुख दुख में जाना पड़ता है, तो ये होता है। दूसरी बात ना कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और लोग आते हैं पूछते बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है, और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस समय भी थोड़ा दुख होता है। और यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे लिए एक सेल्फ मैनेजमेंट, एक चीज़ गुण जो है हम अपने आप में सीखते हैं कि अपने आप को कैसे मैनेज किया जाए, जो कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए एक बहुत बड़ा एक होना चाहिए। और दूसरी बात ये है ना कि घर पे हम लोग को वो चीज़ें जो हमें घर पे इजीली मिल जाती है, जैसे मम्मी ने खाना दे दिया, हर चीज़ मिल गया, घर पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं। पर यहाँ ना हमें हर एक चीज़ के लिए ना एक प्रॉपर प्लान करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है कि आगे कल को कैसे करना है, कल कैसे आना है, कल क्या खाना है, कल क्या क्या करना है। तो यहाँ पे एक मैनेजमेंट बनता है, खुद का एक, और अपने आप में आत्ममंथन करने का ना एक समय भी मिलता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाए तो हिंदी मीडियम के UPSC के एस्पिरेंट है या फिर इंग्लिश मीडियम के है? हिंदी मीडियम के है ना। हिंदी मीडियम में क्या एक ऐसा एक अवधारणा बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि उसका रिजल्ट कम आता है, ये क्या आप सही मानते हैं आप लोग? देखिए, ये अवधारणा बनाई जा रही है, कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इंग्लिश मीडियम का जो मटेरियल है यहाँ पे, जैसे न्यूज़ पेपर भी हम लोगों का सही से हिंदी मीडियम में नहीं मिल पाता है, तो काफ़ी चीज़ें हिंदी मीडियम में दिक्कत आती है।
सबसे ज़्यादा तो मटेरियल की ही प्रॉब्लम आती है। और जो यूपीएससी अनुवाद करती है, अपना जो इंग्लिश में पेपर बनाती है उसका हिंदी में अनुवाद करती है, तो वो भी डायरेक्ट वैसा मतलब गूगल से अनुवाद कर देती है, तो उसको भी पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, पेपर समझने में। मटेरियल में क्या दिक्कत है? मार्केट में तो बहुत सारा भरा पड़ा है। मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं, जैसे मान लीजिए जो बुक्स छपती हैं, कुछ काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो इंग्लिश में ही प्रॉपर बनाई गई होती हैं, तो उसका जब अनुवाद करते हैं सीधे सीधे मतलब उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो दिक्कत करती है काफ़ी। आप क्या मानते हैं इस पे, क्या दिक्कत है मार्केट में? मटेरियल नहीं है क्या हिंदी मीडियम का? नहीं, मटेरियल तो पर्याप्त है। मटेरियल के संबंध में तो मैं कहूँगा कि मैटर बहुत है, लेकिन मैटर एक ही मैटर के मामले में उसी के कई रूप हैं। कुछ कोचिंग वाले उसमें कुछ अलग अपना जोड़ देते हैं, कुछ कोचिंग वाले कुछ अलग जोड़ देते हैं। जैसे भाई ने कहा कि जो है कि यूपीएससी जो अपना पेपर देती है उसमें जो हिंदी का अनुवाद होता है वो गूगल ट्रांसलेट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उसको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो रही बात है कि हम जब तक वो चीज़ें समझ नहीं पाते तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है। और हम ये प्रयास करते हैं कि कम से कम जो है जहाँ इंग्लिश मीडियम में जो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वैसे हिंदी माध्यम में सारी चीज़ें अगर हमको मिले तो हम भी एक अच्छे बेहतर तरीके से तैयारी का क्रियान्वयन कर पाएंगे। आप क्या मानते हैं? आप क्या इसको सही ठहराते हैं कि हिंदी मीडियम में मटेरियल की कमी है, नहीं मिल पाता? हाँ, ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी मैं तो ऐसे देखता हूँ मार्केट में दुकानें भरी पड़ी हैं, कोचिंग वाले दबा के दे रहे हैं मटेरियल। अब आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो उसको मटेरियल थोड़ी ना बोलेंगे। अब उसको मतलब आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आप उसको पढ़ के देखिए कि आप उसको जो अनुवाद किया जाता है उसको समझने में, अब उसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर हिंदी में जो लिखा जाता है उसको समझना और जो प्रॉपर इंग्लिश में लिखा गया उसको एकदम से हिंदी में अनुवाद कर देना काफ़ी अंतर हो जाता है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही किताब को जो है कई प्रकार से हर मैगजीन को बना दिया जाए। जैसे कोई भी मैं किसी कोचिंग संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर महीने देखता हूँ कि एक ही मैगजीन को जो है कई प्रकार से जोड़ दिया है। कॉपी पेस्ट वही है मैटर। आप क्या सोचते हैं इस पे? देखो यार, मेरा तो थोड़ा सा इनसे मिला जुला ही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। क्योंकि आपका अलग क्यों है? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार जैसे मेरा है कि मेरे को मेंस लिखना रहेगा तो मैं हिंदी में दूंगा, लेकिन अगर इंटरव्यू देना होगा तो मैं इंग्लिश प्रेफर करूँगा। क्योंकि मेरे कुछ साथी भी थे तो इन लोग ये सब एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया तो यार मेरे मार्क्स कम आए, क्योंकि मुझे ना उन चीज़ों को ना हिंदी में उन्हें समझाने में तकलीफ़ हो रही थी। क्योंकि वो समझने वाले थोड़ा सा वो चाहते हैं कि यार थोड़ा सा उनके पर्सनालिटी में इन्हांसमेंट हो, तो फिर उसी के बाद ना उस बंदे ने अगले बार इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, तो उसमें मार्क्स का डिफरेंस बहुत अच्छा खासा था। तो मुझे ये लगा कि यार ये सही मायने में सही है, और बहुत लोगों से इस पे बात हुआ। तो एक बात मैं बोलता हूँ, जैसे कि लिखने को चीज़ है ना, तो मैं हिंदी में अच्छे से कोई भी बंदा लिख देगा, अपना दिल कलेजा निकाल कर रख देगा, ठीक है, घर वाली फीलिंग है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो ना, तो उस समय आप वो चीज़ को उस टाइम के इंटरवल में समझा नहीं सकते हो। समझाने का तो है, लेकिन उस टाइम के इंटरवल में नहीं समझा सकते हो। आधे घंटे का इंटरव्यू है और हर चीज़ को अच्छे से नहीं समझा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो एक आपके पर्सनालिटी को वो दर्शाता था। और जो यूपीएससी चाहती है आपसे, आज हमारे देश में क्या है कि बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कलेक्टर तो बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम बन पाते हैं। ऐसा क्यों? क्या कमियाँ रह जाती हैं? एग्जाम में बहुत सारे बैठते हैं, लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन निकलते हैं बहुत कम, क्यों? आप बताओ। देखिए, इस बात का जवाब देना थोड़ा कठिन है, लेकिन अब चूंकि वैकेंसी भी यूपीएससी की जितनी होती हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अब इसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया जा सकता है कि क्यों नहीं सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि अलग सब मेहनत तो अपनी तरीके से बेस्ट ही करते हैं, सिलेक्ट होने के लिए ही करते हैं। अब यूपीएससी में तैयारी करने का ये मतलब नहीं, कोई गारंटी नहीं मिल जाती कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन यूपीएससी तैयारी प्रेफर इसलिए करते हैं कि इससे जुड़ी हम लोगों की सारी तैयारियां हो जाती है। एक बार यूपीएससी का जब हम लोग पढ़ लेते हैं, तो अगर यूपीएससी में नहीं भी होता है, लेकिन एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और इसके थ्रू कई नौकरी भी मिल जाती है, कई जॉब और भी मिल जाती हैं। लेकिन एक बार सबको यूपीएससी का सिलेबस ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छा नागरिक बनने में मदद करेगा, ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इस पे? आप बताइए। मैं भी यही सोचता हूँ कि आप ये बताइए, कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? आप आखिर क्यों बनना चाहते हैं कलेक्टर? कलेक्टर बनने का तो कई कारण हो सकते हैं। अब मतलब कि आपका क्या है? हो तो कह सकते हैं, लेकिन आपका क्या है? मैं कलेक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ कि अब मैं ऐसे कहूँ कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो काफ़ी सब लोग देश की सेवा ही करना चाहते तो कह रहा हूँ, सब लोग यही सब लोग कर रहा था। तो मेरा जो मकसद है कि कुछ चीज़ों को बदलाव करना है। जैसे अपने क्षेत्र या मैं जिस क्षेत्र में जाऊँ वहाँ मुझे बदलाव कर देखना चाहता हूँ मैं।
कि डीएम बनना मतलब कि मैं जानता हूँ कि बड़ी बात है, लेकिन आप इसे जो पद होता है उसको संभालना एक थोड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ जो छात्र काम करते हैं उसमें बहुत चीज़ों को बदलाव होना पड़ता है, बहुत चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। और मैं इससे खुश हूँ। राजनीतिक दबाव भी रहता है, राजनीतिक दबाव भी रहता है, ऐसे करता हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी आपको परिवर्तन होगा, आप नए नए चीज़ों को सीखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नई नई चीज़ तो आप बिना तैयारी करे भी फिर सीख सकते हो। नहीं, इस क्षेत्र में जाने के बाद आपको बहुत कुछ मिलता है, जो मेरे हिसाब से। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्यों बनना चाहते हैं, आखिर क्यों बनना चाहते हैं, क्या रीजन वजह है? ये मेरा बचपन का सपना है IAS बनना, और IAS बनने ये मतलब काफ़ी सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही है कि मुझे पोटेंशियल है कि मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ। जहाँ मुझे कमियाँ लगती हैं कि मुझे यहाँ किस तरीके का बदलाव बहुत तरीके के हैं, काफ़ी तरीके के बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र इस तरह हमारे इधर काफ़ी कम हो है केरल की साउथ की अपेक्षा। तो अगर ऐसा होता है कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में या फिर मतलब ये UPSC हर आपको काफ़ी क्षेत्र में मतलब काम करने की मतलब प्रोवाइड कराता है कि आप काफ़ी क्षेत्र में आप क्यों बनना चाहते हैं, आपका क्या रीजन है? हाँ, इस क्षेत्र में काफ़ी विविधताएं हैं, काम करने का अवसर भी ज़्यादा है, और जो हम लोग इसमें कुछ अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी वैराइटीज़ हैं। तो इस वजह से मेरा मानना है कि एक तो पावर का तो होता ही है इसमें, जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और समाज सेवा भी, लेकिन यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कई विविधताएं और कई तरीके के मौके मिलते हैं करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं राजनीतिक दबाव आ जाता है तो पार्टियों के दबाव में रह के काम नहीं कर पाते। देखिए, ये दबाव तो आता है, लेकिन काम करने के ऊपर है। कई लोग अच्छे से काम भी कर लेते हैं, कई लोग मिलके भी उनके साथ काम कर लेते हैं, और कई मतलब भ्रष्टाचार में भी चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना, आप किस तरीके से करेंगे, मिलजुल के करेंगे? नहीं, मिलजुल के तो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन मुझे अच्छे सिविल सेवक की तरह करना है काम। और मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे बन के काम करना चाह रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप क्यों बनना चाहते हैं, आपका क्या रीजन है, क्या वजह है? देखिए, मेरा भी शुरू से मन इस क्षेत्र में था कि मतलब IAS की तैयारी करूं और IAS बनूं, और अपने समाज में और अपनी एक प्रतिष्ठा का जो पद होता है, इस पद का सबसे बड़ी मेन कारण जो होता है कि पावर जो देखी जाती है। और सोचते हैं ये कि जिस जनपद से मैं आता हूं वो बहुत पिछड़ा जनपद है, एक वहाँ से काफ़ी कम लोग जो है इस क्षेत्र में आते हैं सिविल सेवा में। पावर अगर लेनी थी तो आप प्रधानमंत्री भी बन जाते, CM बन जाते। मैं क्या कह रहा हूँ कि पावर ही नहीं, उसमें जो है हर तरीके का जो है, चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे वो किसी भी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह जो है हमारा मतलब किसी भी सामाजिक कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए जो एक रुतबा देखा जाता है, IAS है, DM जो है, तो मतलब एक जो DM की शक्ति है उसको अंदर से कहीं ना कहीं जुनून पैदा करता है। तो एक बार उस क्षेत्र में जाने के लिए हम उस पावर को भी देखते हैं, और ये एक मेरा पहले से भी मतलब स्वप्न रहा है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ, इसमें काम करूँ एक बेहतर। और इसमें एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो है ये एक प्रतिष्ठित जॉब है, हर क्षेत्र में इसमें हमें विविधताओं का अवसर मिलता है, विविध कार्य करने का जो है दायित्व यहाँ पे मुझे मिलता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह जो है हमारे सामाजिक दायित्व हो। तो अब मैं इनसे जानना चाहूँगा आप क्यों बनना चाहते हो? अबे भाई, आप क्यों कलेक्टर बनना चाहते हो? जी, मैं कलेक्टर, पहली बात तो ये है कि ये सब चीज़ें मेरे बचपन से ही एक सपना रहा है। काफ़ी लोगों ने पूछा है, सब बचपन से ही कह रहे हैं। उसका भी कारण है ना, क्योंकि हमारे पृष्ठभूमि उसी तरह से, हमारे पिताजी खुद भारतीय वन सेवा से हैं, तो और दादाजी भी इसी सब सेवा से निकलते आए हुए थे, तो जिसके कारण से ना हमें इन सब चीज़ों को घर पे देखा गया। और पिताजी बोलते थे कि देखो, अभी मैं ये हूँ, कल को अगर तुम इससे भी बड़ा ओहदा लेते हो या इसके लेवल पे आते हो तो एक गरिमा बनी रहेगी, और तुम्हारे पास भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा समाज को सर्व करने का। तो जैसे मैं अपने पिताजी को देखता था कि यार, जैसे वो फॉरेस्ट में थे तो हर जगह जैसे कि पेड़ों को कटाई ये सब रोकना और जानवरों को संरक्षित करना, तो ये सब मैं देखता था ग्राउंड लेवल पे भी मैंने इन सब चीज़ों को देखा है। तो वैसे ही मेरे को लगा कि हाँ, मुझे अगर समाज को कुछ देना है ना, तो उसके लिए ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और UPSC या PCS ये दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे ये देगा समाज को उनके ग्राउंड लेवल तक की चीज़ों को पहुंचाने का। जैसे कि मैं चाहे तो समाज सेवा ना किसी भी रूप में कर सकता हूं, हम लोग भाई लोग सब लोग कर रहे हैं, एक टैक्स पेयर के रूप में, एक अच्छा भारतीय नागरिक के रूप में, लेकिन ना हमें उससे ऊपर और बियॉन्ड जाकर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है। ओके, यहाँ पे और भी भाई हमारे साथ हैं, लगभग भाई हैं। अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, मुखर्जी नगर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार हम यहाँ पे आते हैं, हमें ठग लिया जाता है, कोचिंग कई बार ठग लेते हैं, कई बार मकान मालिक ठग लेते हैं, कभी रेंट ज़्यादा देना पड़ता है, तो क्या ऐसी घटनाएं भी यहाँ पे हो जाती हैं क्या स्टूडेंट के साथ में? नहीं, ये समस्याएं तो होती हैं काफ़ी हद तक। ये मतलब
जो नया आता है उसको तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर मेरा मानना है कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो पहले होमवर्क करके आए, काफ़ी जानकारी अगर किसी दोस्त के थ्रू मिल सके। जैसे आपका चैनल है, मैं इस चैनल को काफ़ी दिन से देख रहा हूँ और मुझे काफ़ी हद तक यहाँ की जानकारी मुझे मिली हुई है इस चैनल से। आपकी जो आप मुखर्जी नगर का वीडियो बनाते हैं और कई बार आप रूम पे जाते हैं किसी के, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो काफ़ी हद तक मुझे जानकारी मिल जाती है। ऐसे ही जो भी नए स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यूट्यूब में आजकल काफ़ी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इससे देख लें, कुछ उनके दोस्त हैं उनसे बात कर लें, क्योंकि एकदम से आके किसी भी के मतलब किसी के झांसे में ना पड़े आके, क्योंकि कई बार होता है कोचिंग वाले फंसा लेते हैं, कई बार उनको रूम में भी दिक्कत हो जाती है। तो एक बार होमवर्क करके ज़रूर आएँ। आप कहीं भी जा रहे हैं, इतना तो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो इतना सोचना चाहिए हमको कि अगर इतनी बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं तो ये जो मौलिक चीज़ें हैं इनमें हमको थोड़ा सा पहले से वर्क करके जाएं। एक भाई थे, शायद आपकी दिक्कत थी, मकान मालिक डेली 200 रुपये मांगता था शायद। नहीं, मेरी नहीं। पता नहीं, एक भाई और थे, पिछली बार हमने वीडियो बनाया था तो वो ये बोलते थे हमारा मकान मालिक डेली 200 रुपये मांगता है, इकट्ठे ले लेता है फिर डेली 200 मांगता है। तो ऐसी जगह आप बिल्कुल भी ना रहें जहाँ मकान मालिक डेली पैसे मांगता है। क्या आप में से किसी भाई के साथ ऐसी घटना और हुई है यहाँ पे? जो कोई हुई तो नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे कोई दिक्कत हो जाती है तो वो लोग उसी से कह देते हैं तुम ही इसको सही कराओ, और प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो लोग थोड़ी ऐसी दिक्कतें करते हैं। आपके साथ तो नहीं हुई है? नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। दोस्तों, हमने यहाँ पे जो भी भाई मौजूद थे, दृष्टि के बाहर हम थे, हमने इनसे बात की है और आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये था क्या यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग खोल गए हैं। तो दृष्टि और संस्कृति की बात की जाए तो अभी इन लोगों ने कुछ अपनी डेट है वो फाइनल नहीं किया। हालांकि ये कह रहे हैं अभी पक्का ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस दिन खुल जाएंगे, लेकिन वो जब भी अपनी कोई डेट खुद की पक्का डन करेंगे उस दिन आपको बता दिया जाएगा, फिर से हम वीडियो बना देंगे। लेकिन हाँ, कुछ छोटे मोटे कोचिंग हैं मुखर्जी नगर में, वो ऑफलाइन खुल चुके हैं। लेकिन दृष्टि और संस्कृति की बात की जाए तो अभी ये बिल्कुल ऑफलाइन नहीं खुले हैं, क्योंकि ये जो भाई खड़े हैं इनमें से भी बहुत सारे लोग दृष्टि और संस्कृति में पढ़ते हैं, तो अभी ऑफलाइन चालू नहीं हुए हैं। जी, अभी ऑफलाइन तो नहीं चालू हैं, लेकिन नेक्स्ट हो सकते में जो है चालू होगा। अभी जैसे कि मैंने पता किया था तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंथ जैसे सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी उसके बाद कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही खुल जाएंगे, लेकिन अभी कोई पक्का नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।